हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज हमारे प्रवक्ता हिंदी की ये दूसरी क्लास है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों, इससे पहले जो हमने प्रीवियस क्लास कराई थी उसमें हमने अलग अलग साहित्यकारों के द्वारा जो है हिंदी में काल विभाजन को हमने चर्चा की थी। तो आज हमारे जो है हिंदी साहित्य के आदर्श काल विभाजन पर हम चर्चा करेंगे और इसके आधार पर ही हमारा सिलेबस आगे को बढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के विकास को अध्ययन की सुविधा के लिए मुख्यतः 4 ऐतिहासिक भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो है आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा भक्ति काल है, जिसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं। इसके अलावा रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं। और साथ ही दोस्तों, आधुनिक काल, जिसको गद्य काल के नाम से जाना जाता है। तो 4 भागों में इसको मुख्यतः हिंदी साहित्य को बांटा गया है। ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं आदिकाल की, कि आदिकाल जो है कब से कब तक माना गया है। तो दोस्तों, हिंदी में आदिकाल जो है, जिसको वीर गाथा काल का नाम दिया गया है, ये 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक का समय जो है आदिकाल में वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें मध्यकाल की, तो मध्यकाल 1350 ईस्वी से लेके 1850 ईस्वी तक के काल को मध्यकाल कहा गया है। इस मध्यकाल के भी 2 भाग हैं दोस्तों। ठीक है, मध्यकाल के 2 भाग हैं। एक है भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, जो 1350 से लेके 1650 तक चला है। ठीक है, भक्ति काल कहाँ से कहाँ तक? 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का काल भक्ति काल कहा गया दोस्तों। इसके अलावा जो आपका रीतिकाल है दोस्तों, उसको उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों जो है 1650 ईस्वी से लेके 1850 ईस्वी तक का समय, इसको रीतिकाल यानी कि उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है। और थर्ड टाइप का जो है वह है आधुनिक काल, जिसको गद्य काल की संज्ञा दी गई है। और गद्य काल जो है दोस्तों 1850 ईस्वी से अब तक का समय, इसको आधुनिक काल या गद्य काल का नाम दिया गया है। तो इस तरीके से हिंदी साहित्य को मुख्यतः अगर देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। मध्यकाल जो है हमारे पास 2 भागों में बटा है: भक्ति काल और रीतिकाल। भक्ति काल में पूर्व मध्यकाल का नाम दिया गया है और रीतिकाल को दोस्तों उत्तर मध्यकाल का नाम दिया गया है। साथ ही आधुनिक काल को दोस्तों गद्य काल का नाम दिया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण है इन तीनों कालों के हिसाब से, किस प्रकार का काव्य इसके अंतर्गत रहा, कैसा साहित्य रहा है, इस पर हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का वर्गीकरण, तो पहले नंबर पे है आदिकाल, फिर है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। आदिकाल को दोस्तों वीर गाथा काल का नाम दिया गया, ये हमने पहली बात कर ली। और ये जो है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का समय है आदिकाल। ठीक है दोस्तों। अब आदिकाल के अंतर्गत क्या क्या है? एक तो सिद्ध साहित्य, उसके बाद नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्णक साहित्य, अपभ्रंश काव्य और फुटकल रचनाएं। तो ये सब मिला के दोस्तों आदिकाल के अंतर्गत आती हैं। इनको भी हम स्टडी करेंगे दोस्तों आगे की क्लासों में। ठीक है। तो वीर गाथा काल के अंतर्गत यानी कि आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, चारणी साहित्य है, प्रकीर्णक साहित्य है, अपभ्रंश साहित्य काव्य है और फुटकल रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है। ये हमारा आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल के अंतर्गत आता है। दूसरा है दोस्तों मध्यकाल। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो भक्ति काल और एक रीतिकाल। ठीक है। मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 2 भागों में। एक भक्ति काल है जिसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं और एक रीतिकाल है जिसको उत्तर मध्यकाल का नाम दिया गया है दोस्तों। ठीक है। अब जो भक्ति काल है, इसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं दोस्तों, उसमें किन प्रकार की भक्ति को महत्व दिया गया है? राम भक्ति काव्य है, उसके अंतर्गत कृष्ण भक्ति है, संत काव्य है, सूफी काव्य है, आख्यान काव्य है और फुटकल रचनाएं हैं दोस्तों। तो मध्यकाल के अंतर्गत जो भक्ति काल रखा गया है दोस्तों, पूर्व मध्यकाल इसको कहते हैं। इसमें राम भक्ति को महत्व दिया गया है, कृष्ण भक्ति, संत, सूफी संत और आख्यान और फुटकल रचनाएं, ये चीज़ें दोस्तों भक्ति काल के अंतर्गत आती हैं। दूसरा दोस्तों आता है रीतिकाल।
रीतिकाल को जो संज्ञा दी गई है दोस्तों, उत्तर मध्यकाल का नाम भी इसको दिया गया है रीतिकाल को। अब रीतिकाल के अंतर्गत दोस्तों उत्तर मध्यकाल है, इसके अंतर्गत रीतिबद्ध कवि आते हैं, रीति सिद्ध कवि आते हैं और रीति मुक्त कवि आते हैं। ठीक है, तो रीतिकाल के अंदर 3 प्रकार के कवि हैं, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रीतिकाल के 3 भाग हैं। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आधुनिक काल की ओर। तो आधुनिक काल हमारे गद्य का जो है बहुत महत्वपूर्ण काल है। इसके अंतर्गत दोस्तों जिसकी हम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं आज के हिंदी के अंतर्गत, तो यहाँ पर दोस्तों जो गद्य काल है, आधुनिक काल के अंदर जो गद्य काल है उसमें भारतेंदु युग को महत्व दिया गया है, द्विवेदी युग और छायावादी युग। तो ये जो है आधुनिक गद्य काल के अंतर्गत आता है दोस्तों, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। अब जो छायावाद युग है दोस्तों, छायावाद युग के भी 2 भाग हैं, एक छायावाद है, एक छायावादोत्तर। छायावादोत्तर युग को दोस्तों शुक्ल युग भी कहा जाता है, शुक्लोत्तर युग का नाम भी इसको दिया जाता है, छायावाद युग को। ठीक है दोस्तों, छायावाद युग हो गया और एक छायावादोत्तर हो गया। छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग का नाम भी दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब जो छायावादोत्तर युग है जिसको शुक्लोत्तर युग कहते हैं दोस्तों, ये है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और नई कविताओं पर आधारित है, छायावादी युग दोस्तों। ठीक है, तो छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग, इसमें प्रगतिवाद को भी महत्व दिया गया है, प्रयोगवाद को भी महत्व दिया गया है और नई कविताओं को भी महत्व दिया गया है। तो ये दोस्तों हमारा हिंदी के अंतर्गत कंप्लीट जो है काल विभाजन इस तरीके से किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों आदिकाल से। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? वीर गाथा काल। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? वीर गाथा काल है। और ये 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का समय दोस्तों वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का समय किस नाम से दोस्तों? वीर गाथा काल या आदिकाल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और यह नाम आदिकाल जो दिया था ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है दोस्तों। तो आदिकाल नाम ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो काल विभाजन किया है उसके अकॉर्डिंग जो है 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के मध्यकाल को मध्य के काल को आदिकाल का नाम दिया गया है दोस्तों, और हजारी प्रसाद द्विवेदी से ये नाम मिला है। ठीक है, इस आदिकाल को ग्रियर्सन ने दोस्तों चारण काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीज वपन काल कहा है दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? इसको बीज वपन काल कहा है। और शुक्ल ने, आचार्य राम प्रसाद शुक्ल ने दोस्तों आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना है। उसके अलावा राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना है और राम कुमार वर्मा ने इसको संधि काल या चारण काल की संज्ञा दी है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको फाइनली आदिकाल की संज्ञा दी गई है और जिसके आधार पर हम इसको आगे स्टडी करते हैं। तो दोस्तों ये जो लिस्ट है इसको आप पूरा नोट कर लीजिएगा कि किस जो है साहित्यकार ने इस काल को क्या नाम दिया है। तो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के समय को आदि ग्रेयर्सन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने जो है प्रारंभिक काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों इसको बीज वपन काल कहा है, शुक्ल ने दोस्तों इसको वीरगाथा काल की संज्ञा दी गई है, राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है और राम कुमार वर्मा ने इसको संधि काल व चारण काल का नाम दिया है। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल का नाम दिया है। तो इसी आधार पर हम इसको आदिकाल के आधार पर इसको आगे पढ़ने वाले हैं। आदिकाल के अंतर्गत हम बात करें दोस्तों, आदिकाल में 3 प्रवृत्तियां मिलती हैं। एक तो धार्मिकता मिलती है और दूसरा वीर गाथात्मक और
तीसरा जो है श्रृंगारिता के लक्षण इसके अंतर्गत दिखते हैं आदिकाल के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, तो आदिकाल में कितनी प्रवृत्तियां मिलती हैं दोस्तों? आदिकाल के अंतर्गत 3 प्रवृत्तियां मिलती हैं। एक तो धार्मिकता मिलती है, दूसरा वीर गाथात्मकता मिलती है, तीसरा जो है श्रृंगारिकता का लक्षण देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब आदिकाल की कुछ प्रतिनिधि रचनाएं जो हैं वो क्या-क्या हैं दोस्तों? आदिकाल के अंतर्गत क्या-क्या हुआ दोस्तों? एक खुमान रासो की रचना हुई है, एक विसलदेव रासो की रचना हुई है, पृथ्वीराज रासो की रचना हुई है और खुसरो की रचनाएँ और विद्यापति की पदावली। तो दोस्तों ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और दूसरी बात ये है कि ये एक बड़े प्रकार की चीज़ें हैं जिनको जो है उस समय के रचना के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध हो गई। जैसे खुमान रासो एक प्रसिद्ध ग्रंथ टाइप का है, ठीक है? विसलदेव रासो है, बहुत बड़ी रचना है, पृथ्वीराज रासो बड़ी रचना है, खुसरो की रचनाएँ जो हैं बहुत बड़ी हैं, विद्यापति की पदावलियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों ये आदिकाल की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं, यानी कि जो आदिकाल को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं, वो रचनाएँ दोस्तों खुमान रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुसरो की रचनाएँ और विद्यापति की पदावली। इनको जो है आदिकाल के प्रतिनिधि रचनाओं के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आदिकाल की भाषा में निम्न प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। दोस्तों आदिकाल की जो भाषा है उसमें क्या-क्या प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं? पहली तो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश का इसके अंतर्गत जो है प्रयोग हुआ है इस काल के अंतर्गत। तो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश यानी कि डिंगल, डिंगल जो है राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश है दोस्तों। तो वीर गाथात्मक जो रासक ग्रंथों में इस भाषा का स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, तो वीर गाथात्मक जो रासक हैं दोस्तों ग्रंथ हैं, इसमें इस भाषा का स्वरूप देखने को मिलता है जिसको राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश यानी कि डिंगल के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुसरो की रचनाएँ और विद्यापति की पदावलियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है? अब हम राजस्थानी मिश्र अपभ्रंश की बात कर रहे थे दोस्तों। राजस्थानी मिश्र अपभ्रंश की हमने बात कर ली कि वीर गाथात्मक रासक ग्रंथों में इसकी भाषा का स्वरूप देखने को मिलता है। तो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश को दूसरा नाम क्या है दोस्तों? डिंगल है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश को डिंगल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मैथिली मिश्रित अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो इस भाषा का स्वरूप दोस्तों विद्यापति की पदावली और कीर्तिलता में देखने को मिलता है। ठीक है, जो मैथिली मिश्रित अपभ्रंश है दोस्तों, इस भाषा का स्वरूप किसमें मिलता है? विद्यापति और की पदावली और कीर्तिलता में देखने को मिलता है। तो विद्यापति की जो पदावली हैं और साथ ही जो कीर्तिलता है उसके अंतर्गत जो है मैथिली मिश्रित अपभ्रंश का मिश्रण जो है देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें खड़ी बोली मिश्रित देश भाषा की, तो इसका सुंदर प्रयोग अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में हुआ है। तो खड़ी बोली मिश्रित देश भाषा जो यूज़ हुई है दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ हुआ है? एक तो अमीर खुसरो की पहेलियों में हुआ है और दूसरा जो अमीर खुसरो की जो मुकरियाँ हैं, उसके अंतर्गत भी इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों? आदिकाल के अंतर्गत मुख्यतः 3 तरह की रचनाएँ पाई गई हैं दोस्तों। आदिकाल में जो मुख्यतः रचनाएँ हैं वो 3 तरह की रचनाएँ हैं जो निम्नवत हैं। जैसे पहला है ऐतिहासिक काव्य रचना। तो आदिकाल के अंतर्गत क्या है? सबसे पहले ऐतिहासिक काव्य रचनाएँ हैं जिसको वीर गाथात्मकता कहा जाता है। ठीक है? उसके अलावा श्रृंगार परक काव्य रचनाएँ हैं जिनको श्रृंगारिकता कहा जाता है। इसके अलावा हैं दोस्तों लौकिक काव्य रचनाएँ जिनको धार्मिकता का नाम दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 तरह की रचनाएँ जो है आदिकाल के अंतर्गत मुख्यतः पाई जाती हैं। एक तो ऐतिहासिक काव्य रचनाएँ हैं आदिकाल के अंतर्गत जिनको वीर गाथात्मक हैं और श्रृंगारात्मक जो है श्रृंगारिकता के अंतर्गत आती हैं। लौकिक काव्य जो है धार्मिकता के अंतर्गत आती हैं। तो आदिकाल के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार की रचनाएँ हैं दोस्तों, ठीक है? आदिकालिक जो रचनाएँ हैं दोस्तों इसमें प्रमुख प्रवृत्ति है ऐतिहासिक काव्य की रचना करना इसकी प्रमुख प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। इसमें ऐतिहासिक व्यक्ति को केंद्र में रखकर काव्य रचनाएँ की जाती हैं और किसी राजा के वीरत्व का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इसकी प्रमुख प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। तो आदिकालिक जो रचनाएँ हो हैं दोस्तों उसमें प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? ऐतिहासिक काव्य की रचना करना। ठीक है? और इसमें ऐतिहासिक व्यक्ति को केंद्र में रखकर काव्य की रचनाएँ की गई हैं। और साथ ही दोस्तों इसमें राजा के वीरत्व का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है।
ठीक है, तो ये चीज़ें किसके अंतर्गत हैं? आदिकालीन रचनाओं के अंतर्गत। साथ ही दोस्तों आदिकालीन युग की जो वीर गाथाएँ 2 काव्य रूपों में प्राप्त होती हैं। तो जो वीर गाथाएँ इसके अंतर्गत गाई गई हैं आदिकालीन युग के अंतर्गत, क्योंकि इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है, तो इसमें काव्य जो है 2 रूपों में प्राप्त होता है। पहला है प्रबंध काव्य के साहित्य रूप में, ठीक है? तो 2 प्रकार की वीर गाथाएँ काव्य हैं, एक तो प्रबंध काव्य के साहित्य के रूप में पाया जाता है और दूसरा दोस्तों वीर गीतों के रूप में। तो ये 2 प्रकार की जो हैं आदिकालीन युग की वीर गाथा काव्य के 2 रूप इसके अंतर्गत रखे गए हैं दोस्तों, ठीक है? एक तो प्रबंध काव्य के साहित्य रूप में और दूसरा वीर गीतों के रूप में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें जो वीर गीतों के रूप में है दोस्तों, इसमें प्रथम प्रवृत्ति और प्रतिनिधि ग्रंथ जो है दोस्तों, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं और ये जो है इस प्रकार की प्रतिनिधि ग्रंथ है वीर गाथा और इसके रूप में, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वीराज रासो द्वितीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि ग्रंथ जो है वो नरपति नाल है, वो विशल देव रासो, ठीक है। नरपति नाल की रचना कौन सी है? विशल देव रासो। ये जो है इस काल के जो है प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई और विशल देव रासो दोस्तों नरपति नाल है, ठीक है। इसको आप जरूर नोटिस कर लीजिएगा दोस्तों। आदिकाल का साहित्य मुख्यतः 4 रूपों में देखने को मिलता है। आदिकाल का साहित्य कितने रूपों में है दोस्तों? टोटल 4 रूपों में। पहला इसके अंतर्गत आता है सिद्ध साहित्य और तथा नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य दोनों एक ही उसके अंतर्गत रखे गए हैं दोस्तों। इसके अलावा दूसरा आता है जैन साहित्य, तीसरा आता है चारणी साहित्य और चौथा आता है प्रकीर्णक साहित्य, ठीक है। तो आदिकाल के साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है मुख्यतः दोस्तों? तो आदिकाल के साहित्य को बांटा गया है टोटल 4 रूपों में बांटा गया है, 4 रूपों में देखने को मिलता है। तो पहला है सिद्ध साहित्य, जिसको नाथ साहित्य भी कहते हैं। दूसरा दोस्तों जैन साहित्य है, तीसरा दोस्तों चारणी साहित्य और चौथा प्रकार का जो साहित्य है वह है प्रकीर्णक साहित्य। तो आदिकाल के हिंदी साहित्य को मुख्यतः 4 रूपों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब इन पर हम आगे स्टडी करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं दोस्तों सिद्ध साहित्य की। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म और वज्रयानी शाखा से था। तो दोस्तों सिद्ध धर्म जो सिद्धों का जो संबंध था वो किससे था? एक तो बौद्ध धर्म से और एक ब्रजयानी शाखा से जो है सिद्धों का संबंध रहा है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे, ठीक है। तो ये लोग कहाँ सक्रिय थे दोस्तों? सिद्ध ये थे भारत के पूर्वी भाग में। इनकी संख्या लगभग 84 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो सिद्धों की संख्या टोटल है दोस्तों 84। कितनी है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। हमने जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट कराया है, यानी कि जो 2018 का पेपर कराया है दोस्तों, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है कि सिद्ध साहित्य सिद्धों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जो सिद्धों की संख्या है वो टोटल कितनी है? वो 84 है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इनमें जिनमें से जो है सिद्धों की संख्या टोटल 84 है, जिनमें से सरहपा हो गया, सबरप्पा हो गया, ठीक है। सरहपा, सबरप्पा, लुइपा और डोभिप्पा और कुकुरिप्पा, ठीक है। ये जो हैं इसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जिनको कणहपा भी कहा जाता है। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे और सिद्ध कवि जो है निरस्वरवादी रहे थे, ठीक है। तो जो सरहपा थे वो कैसे कवि थे दोस्तों? ये एक सिद्ध कवि थे और सिद्ध कवि जो है निरीश्वरवादी थे, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरीके से रहेगा। अगर हम बात करें दोस्तों नाथ साहित्य की, तो नाथ साहित्य के अंतर्गत जो आता है दोस्तों, नाथ साहित्य साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ हैं। तो नाथ साहित्य जो है इसके आरंभकर्ता कौन है दोस्तों? वह हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ को मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना है दोस्तों? मिस्र बंधुओं ने इन्होंने माना है गोरखनाथ को। इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि मिस्र बंधुओं ने किसको जो है सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य का जो है आरंभकर्ता किसको माना है? वो माना है दोस्तों गोरखनाथ को। तो गोरखनाथ को दोस्तों मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। नाथ कवि जो थे दोस्तों ये ईश्वरवादी रहे हैं। कैसे हैं ये?
ईश्वरवादी रहे हैं दोस्तों। नाथ कवि जो हैं वो ईश्वरवादी रहे हैं। तो गोरखनाथ दोस्तों जो है प्रथम गद्य लेखक माने जाते हैं और मिश्र बंधुओं ने ही इनको जो है प्रथम गद्य लेखक माना है दोस्तों। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि सिद्धों की संख्या टोटल 84 है। इसके अलावा हमने आदि काल को जो है 4 भागों में बाँटने की बात कही थी। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पर हम नाथ साहित्य की बात करें तो यहाँ पर इसके नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ हैं और गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ठीक है, जबकि अन्य साहित्य वालों ने हिंदी के प्रथम गद्य लेखक किसी और को माना है। उस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों यही क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए फिर जो है एक प्रकार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इनको जरूर नोट कर लीजिए। नाथ कवि किस प्रकार के कवि थे दोस्तों? नाथ कवि दोस्तों ये ईश्वरवादी रहे थे। इसको भी आप नोट करिएगा कि नाथ कवि कैसे कवि थे, ये ईश्वरवादी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे देखें तो सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ था। ठीक है, जब सिद्धों का महासुखवाद प्रारंभ हुआ था तो उस समय जो है नाथ पंथ का उदय हुआ। नाथों की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों? 9 है। अब इसको भी नोट करिएगा दोस्तों, नाथों की संख्या टोटल कितनी है? नाथ टोटल कितने हैं दोस्तों? 9 हैं। ठीक है, इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नाथों की संख्या कितनी है? टोटल 9 है। ठीक है, और इनका क्षेत्र भारत का कौन सा भाग था? नाथों का जो क्षेत्र था वो पश्चिमोत्तर भाग रहा है दोस्तों। कौन सा? पश्चिमोत्तर भाग। दोस्तों आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट हमने इसमें रखा है कि आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपके से जो है नहीं जो है गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्र है भारत का पश्चिमोत्तर भाग है। इन्होंने सिद्धों द्वारा अपनाए गए पंचमकारों का नकार किया था। नारी भोग का विरोध किया था। इन्होंने ब्रह्मांडरों और वर्णाश्रम का विरोध किया था और योग मार्ग और कृच्छ साधना का अनुसरण किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की थी। ये ईश्वर को घट-घट-वासी मानते हैं। ठीक है, ईश्वर को क्या मानते हैं दोस्तों? ये मानते हैं ईश्वर को घट-घट-वासी मानते हैं। ये गुरु को ईश्वर मानते हैं। किसको मानते हैं दोस्तों? गुरु को ही ईश्वर मानते हैं। और नाथ साहित्य के लोग जो हैं गुरु को ही ईश्वर मानते हैं। नाथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोरखनाथ का है। इनकी रचनाएँ गोरखवाणी से प्रकाशित हैं दोस्तों। तो गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं दोस्तों किस नाम से प्रकाशित हैं? ये हैं गोरखवाणी के नाम से। तो नाथ किसको अपना ईश्वर मानते थे? नाथ जो है गुरु को ही ईश्वर मानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको नाथ साहित्य का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों जैन साहित्य की। ठीक है, तो जैन साहित्य के अंतर्गत हम बात करें तो इसको जैन पुराण साहित्य के नाम से भी जाना जाता है और जैन साहित्य तो इसका नाम है ही। ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की ही तरह महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य जैसा रहा है वैसे ही जैन साहित्य का भी इम्पोर्टेंट रोल है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिलते हैं। तो जैन साहित्य किस भाषा में मिलता है दोस्तों? एक तो प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में। तो ये आपको जरूर फैक्ट नोट कर लेना है। तो जैन साहित्य किस साहित्य में मिलता है दोस्तों? प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में मिलता है। जैन साहित्य के जो विशेषज्ञ तथा अनुसंधानपूर्ण लेखक अगरचंद नाहटा थे दोस्तों। क्या थे? जैन साहित्य के जो विशेषज्ञ रहे दोस्तों कौन हैं? विशेषज्ञ और अनुसंधानकर्ता लेखक कौन हैं? अगरचंद नाहटा। ठीक है दोस्तों, जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है इसकी संख्या टोटल कितनी है दोस्तों? जैन साहित्य की टोटल संख्या कितनी है? 12 है दोस्तों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। जैन साहित्य में आगम आगम कितने हैं दोस्तों? जैन साहित्य के अंतर्गत जो आगम है टोटल वह हैं 12 हैं दोस्तों। कितनी हैं? 12 आगम बताई गई हैं। आगे चलकर दोस्तों इसमें उपांग भी लिखे गए हैं। ठीक है, तो उपांग भी इसके अंतर्गत आए हैं। आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, एक नंदी सूत्र और एक अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र इसके अंतर्गत हैं दोस्तों। ठीक है, जैन साहित्य के अंदर कितने हैं? 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छंद सूत्र हैं, एक नंदी सूत्र है और एक अनुयोग द्वार है और 4 मूल सूत्र इसके अंतर्गत हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही इम्पोर्टेंट है कि जैन साहित्य के अंतर्गत क्या है? 10 प्रकीर्ण हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। 6 सूत्र हैं, छंद सूत्र, और एक नंदी सूत्र कितने हैं दोस्तों? एक है।
अनुयोग द्वार कितने हैं दोस्तों, वह है 1, और मूल सूत्र कितने हैं, 4 हैं। तो ये जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई थी दोस्तों। जो ये आगम ग्रंथ हैं दोस्तों, इनकी रचना किसके द्वारा की गई थी, श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई थी। और किसकी मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा इन आगम ग्रंथों की रचना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों चारणी साहित्य। हमने जैन साहित्य की बात की, अब हम बात करते हैं चारणी साहित्य की। तो चारण साहित्य में दोस्तों श्रृंगार और वीर मुख्य रस थे। और इस समय की जो प्रख्यात रचनाओं में चंद वरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, दलपति कृत खुमान रासो, नरपति नाल कृत विशलदेव रासो और जनिक कृत जो है आल्ह खंड आदि प्रमुख हैं। तो चारणी साहित्य के अंतर्गत दोस्तों पहली बात, चारणी साहित्य जो है श्रृंगार और वीर रस से जो है इसके अंतर्गत दो प्रकार के रस पाए गए हैं चारणी साहित्य के अंतर्गत, श्रृंगार रस और वीर रस। ठीक है, और इस समय की जो प्रख्यात रचनाएं हैं वो कौन सी हैं, पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना चंद्रवरदाई ने की थी, खुमान रासो जिसकी रचना दलपति ने की थी, और उसके बाद विशलदेव रासो दोस्तों इसके नरपति नाल्ह ने इसकी रचना की थी, और आल्ह खंड दोस्तों जगनिक के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो चारणी साहित्य के अंतर्गत इन 4 चीज़ों की रचना की गई है दोस्तों। चारण के संदर्भ दोस्तों ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत के साथ साथ जैन प्रबंध में पाए जाते हैं। तो जो चारण के संदर्भ हैं दोस्तों वो किस में पाए जाते हैं, ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में, श्रीमद् भागवत में और जैन प्रबंध में जो है चारण पाए जाते हैं। प्राचीन काल के जो संस्कृत के महान कवि नाटककार कालिदास ने भी अपने शास्त्रीय नाटकों में चारण चरित्र प्रमुखता से दर्शाया है। ठीक है, तो जो है प्राचीन काल के जो संस्कृत के महान कवि रहे दोस्तों कालिदास। ठीक है, जो संस्कृत के महान कवि कौन हैं, कालिदास हैं। इन्होंने अपने शास्त्रीय नाटकों में चारण चरित्र को दर्शाया है। डिंगल भाषा और साहित्य का अस्तित्व मुख्यतः चारणों के कारण ही है। और इसके अंतर्गत चारण के अलावा ब्रह्मभट्ट, इसके अलावा बंदीजन कवि भी आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, चारण साहित्य के अंतर्गत सौराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में चारणों का तथा प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के साथ दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में भट्टों का प्राधान्य रहा है दोस्तों। ठीक है, तो पश्चिमी गुजरात हो गया, पश्चिमी राजस्थान हो गया, ये चारणों का है। और उसके अलावा जो है ब्रज प्रदेश जो हो गए और दिल्ली जो हो गया, पूर्वी राजस्थान, इसमें भट्टों का प्राधान्य रहा है दोस्तों। ठीक है, हिंदी के आदिकालीन साहित्य में प्रचुर परिणाम में चारण काव्य लिखा गया है। ठीक है, चारण कवि प्रायः राजा के दरबार या उसके संरक्षण में होते थे। तो जो चारण कवि रहते थे वो किसके उसमें रहते थे, ये राजा के या तो दरबार में रहते थे या राजा के संरक्षण में रहते थे चारण कवि। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुधा उनके साथ युद्ध में भी भाग लेते थे। तो चारण कवि हुआ करते थे वो क्या करते थे, राजाओं के दरबार में रहते थे, उनके संरक्षण में रहते थे और उनके साथ युद्ध में भी पार्टिसिपेट करते थे, यानी कि युद्ध में भी जहाँ पर उसमें भाग लेते थे। और अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में काव्य रचना किया करते थे, यानी कि उस राजा की प्रशंसा किया करते थे अपने काव्य में जिस राजा के संरक्षण में वो जी रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये काव्य डिंगल और राजस्थानी में मिलते हैं। तो इनके जो काव्य हैं दोस्तों ये किस में मिलते हैं, ये मिलते हैं डिंगल और राजस्थानी भाषा के अंतर्गत मिलते हैं। इन भाषाओं को डिंगल और पिंगल नाम से भी मिले हैं। तो ये भाषाएं किस रूप में मिलती हैं दोस्तों, ये मिलती हैं डिंगल और पिंगल भाषा में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों प्रकीर्णक साहित्य के अंतर्गत। तो प्रकीर्णक साहित्य में अमीर खुसरो इस समय के प्रमुख कवि हैं। ये खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं। तो प्रकीर्णक साहित्य के अंतर्गत दोस्तों अमीर खुसरो जो है एक प्रमुख कवि हैं जो खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं। अगला है दोस्तों प्रकीर्णक साहित्य। तो अमीर खुसरो की इस प्रमुख कवि जो है इस समय के प्रमुख कवि हैं अमीर खुसरो, ये खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं प्रकीर्णक साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ और मुकरियाँ इस समय की प्रख्यात हैं प्रकीर्णक साहित्य के अंतर्गत। मैथिल कोकिल जो विद्यापति भी इसी समय के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यापति जिनकी रचना है मैथिल कोकिल की,
तो वो भी दोस्तों इसी समय के अंतर्गत हुए हैं, ठीक है। विद्यापति के मधुर पदों के कारण ही इसे अभिनव जयदेव भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, अभिनव जयदेव कहा जाता है। तो कुछ पॉइंट इसके अंतर्गत हैं दोस्तों जिनको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि खुसरो की जो है पहलियां मुकरियां जो है प्रकीर्णक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। और जो विद्यापति किसकी रचना मैथिल कोकिल की है, इसके अलावा जो है अभिनव जयदेव जो हैं इस प्रकार जो विद्यापति के मधुर पदों के कारण ही इसको जो है अभिनव जयदेव का नाम दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो है मैथिली और अवहट मैथिली और अवहट में भी इनकी रचनाएं मिलती हैं दोस्तों, ठीक है। इनकी पदावली का मुख्य जो रस है वो श्रृंगार माना जाता है। क्या माना जाता है? तो श्रृंगार रस जो इनकी पदावली का मुख्य रस है। और उसके अलावा अब्दुल रहमान कृत जो है संदेश रासक जी जो है इसी समय की एक सुंदर रचना के अंतर्गत आती है। इस छोटे से प्रेम संदेश काव्य की भाषा अपभ्रंश से अत्यधिक प्रभावित होने से कुछ विद्वान इसको हिंदी की रचना न मानकर अपभ्रंश की रचना भी इसको मानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो अब्दुल रहमान कृत जो संदेश रासक है दोस्तों, ये जो है एक बहुत सुंदर रचना रही है इस समय की। और इसमें जो है इसको जो है कुछ विद्वान इसको क्या मानते हैं? अपभ्रंश की रचना भी इसको मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसके अंतर्गत हम अपभ्रंश काव्य की क्लास जो है अगली क्लास में करेंगे। तो प्रकीर्णक साहित्य के साथ ही आज की क्लास को हम एंड करेंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।